इस वीडियो में हम दो बेहद डरावनी गुमशुदगियों के बारे में बात करेंगे। इन दोनों मामलों में एक ऐसी बेहद परेशान करने वाली जानकारी थी जिससे लगता है कि कहानी में कुछ और भी है। आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है और हमेशा की तरह दर्शकों को सावधानी बरतने की सख्त सलाह दी जाती है। इन दिनों फीनिक्स, एरिज़ोना को अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका की किडनैपिंग कैपिटल कहा जाता है, लेकिन लगभग एक सदी पहले यही उपाधि वॉशिंगटन के टकोमा शहर के पास थी, जो कई हाई प्रोफाइल मामलों के कारण मिली थी। 1935 में लकड़ी के व्यापारी जॉन फिलिप वेयरहाउजर के 9 वर्षीय बेटे जॉर्ज को टकोमा की एक व्यस्त सड़क से दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया था। आखिरकार उसके पिता द्वारा $2 लाख की फिरौती देने के बाद उसकी अपने परिवार से फिर से मुलाकात हुई। लेकिन दुख की बात है कि अगले ही साल एक प्रमुख चिकित्सक विलियम मैडसन के 10 वर्षीय बेटे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। उस समय 8 वर्षीय बेवर्ली एन लीच और उसका परिवार भी टकोमा में ही रहते थे। असल में वह और उसके दोस्त अक्सर जिज्ञासा के चलते विलियम के घर के पास से अपनी साइकिल चलाते हुए गुजरते थे। हालांकि हाई स्कूल के बाद बेव पढ़ाई के लिए वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में दाखिला लेने सिएटल चली गई। वह हमेशा पत्रकार बनने का सपना देखती थी, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब वह डॉन बूर नाम के एक युवक के प्यार में पड़ गई। इसके बाद बेव और डॉन ने शादी कर ली और आखिरकार कैलिफोर्निया चले गए, जहां 14 दिसंबर 1952 को उनकी पहली संतान एन का जन्म हुआ। बाद में वे वापस नॉर्थ टकोमा वॉशिंगटन लौट आए और जब सब कुछ हो गया तो उनके 3 और बच्चे हुए, जूली, ग्रेग और मैरी। ये परिवार एक कट्टर कैथोलिक परिवार था और वे नॉर्थ 14वीं स्ट्रीट पर अपने सुंदर 2 मंजिला बंगले में सामान्य मध्यम वर्गीय जीवन जीते थे। अधिकांश निवासी एक दूसरे को जानते थे और अपने समुदाय पर गर्व करते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दशकों पहले हुई अपहरण की घटनाओं के बावजूद नॉर्थ टकोमा अपेक्षाकृत सुरक्षित था। मौसम अनुकूल होने पर कई बच्चे हर दिन पैदल स्कूल आते जाते थे और दोपहर या सप्ताहांत में बच्चे अक्सर बगल के बाग में एक साथ खेलते थे, जब तक सूरज ढल नहीं जाता या उनके माता पिता उन्हें रात के खाने के लिए बुला नहीं लेते। ये सब कहने के बाद भी हर समुदाय की तरह नॉर्थ टकोमा में भी कुछ अजीब और सनकी लोग थे। एक पड़ोसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता था कि वह अपने पिछवाड़े में बिना कपड़ों के धूप सेंकते हुए पड़ोस के बच्चों को टॉफी बांटता था। परिवार उस महिला से भी सतर्क रहता था जो सड़क के पार रहती थी, क्योंकि अफवाहों के अनुसार वह हाल ही में एक मानसिक अस्पताल से रिहा हुई थी। फिर 1961 की गर्मियों में एक संदिग्ध दरवाजे दरवाजे बर्तन बेचने वाला सेल्समैन नॉर्थ टकोमा में आ गया और सबकी पसंद से कुछ ज्यादा देर तक वहां रुका रहा। जिन निवासियों ने उसकी कमजोर बिक्री की बात सुनी, वे आमतौर पर इस बात से सहमत थे कि वह वास्तव में किसी बुरी मंशा से मोहल्ले की टोह ले रहा था। लेकिन किसी भी हाल में अगस्त 1961 के अंत में मौसम असामान्य रूप से गर्म और उमस भरा था। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के साथ बच्चों ने बुधवार 30 अगस्त का ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए बिताया। इसी बीच उस समय 33 वर्षीय बेव यह सुनिश्चित करने में व्यस्त थीं कि जब नया स्कूल सत्र शुरू हो तो बच्चों के पास हर जरूरी चीज हो। जब बच्चे रात 8 बजे सोने के लिए तैयार हो गए तो बेव ने ग्रेग और जूली से कहा कि वे बेसमेंट में बनाए गए अपने किले में सो सकते हैं। फिर चूंकि जूली और एन ऊपर वाले कमरे में साथ रहती थीं, बेव ने मैरी से कहा कि वह अपनी बड़ी बहन के साथ उसी कमरे में सो सकती है। सारे बच्चे बहुत जल्दी सो गए। तेजी से और रात 11 बजे से कुछ मिनट पहले डॉन ने परिवार के कुत्ते को रसोई के पास वाले आंगन में बाहर छोड़ दिया। तब तक बेव भी पहले ही बिस्तर पर जा चुकी थी और कुत्ते को बाहर छोड़ने के बाद डॉन ने दरवाजा बंद किया, सुरक्षा चेन लगाई और यह सुनिश्चित किया कि नीचे की सभी खिड़कियां बंद हैं। घर पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, बस एक मामूली सी अपवाद के साथ। एक खिड़की पूरी तरह से बंद नहीं थी, क्योंकि टीवी से छत पर लगे एंटीना तक जाने वाली केबल उसी से होकर गुजर रही थी। बाहर से देखने पर वह खिड़की बंद दिखती थी, लेकिन केबल इतनी मोटी थी कि खिड़की पूरी तरह से लॉक नहीं हो पा रही थी। ऊपर जाने से पहले डॉन ने एक आखिरी बार बेसमेंट में बच्चों को चेक किया। यह स्पष्ट नहीं है कि वह समय क्या था, लेकिन रात के किसी पहर एन अपने माता पिता के कमरे में गई और अपनी मां को जगाकर बताया कि मैरी रो रही है। यह बात बेव को हैरान नहीं कर रही थी, क्योंकि हाल ही में मैरी का हाथ टूटा था और उसमें अब भी कभी कभी दर्द होता था। अपनी बेटी को फिर से सुलाने के बाद बेव वापस मास्टर बेडरूम में गई और झपकी ले ली। उस रात बाद में नॉर्थ टकोमा में एक जबरदस्त तूफान आया, जिसने पेड़ और बिजली की लाइनें गिरा दी और सैकड़ों घरों और व्यवसायों की बिजली काट दी। तूफान और कुत्तों के बीच बीच में भौंकने के कारण बेव और डॉन रात भर कई बार जागे, लेकिन इसके बावजूद बेव कुछ घंटे की अच्छी नींद ले पाने में कामयाब हो गई। इससे पहले कि वह सुबह लगभग 5:15 बजे उठकर बेसमेंट में जाकर जूली और ग्रेग को देखने जाती। इसके बाद वह ऊपर गईं ताकि एन और मैरी को देख सकें, लेकिन उनकी हैरानी की बात थी कि एन का बिस्तर खाली था।
ये थोड़ा अजीब था क्योंकि एन आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं उठती थी, लेकिन बेव ने सोचा कि शायद वह बाथरूम गई है या रसोई में कुछ पीने के लिए गई है। हालांकि जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि एन कहीं भी नहीं मिल रही थी और उसकी मां घबरा गई जब उन्होंने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला हुआ है, लिविंग रूम की एक खिड़की भी पूरी तरह से खुली है और बगीचे में जो स्टूल एक दिन पहले रखा था वह खुली खिड़की के नीचे अपनी तरफ गिरा हुआ पड़ा है। उसी पल वह घर से बाहर भागी, कई पड़ोसियों के घर गईं, उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी और पूछा कि क्या उन्होंने एन को देखा है। दुर्भाग्यवश किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि वह कहां है। टैकोमा के जासूस सुबह लगभग 7 बजे परिवार के घर पहुंचे, ठीक उसके बाद जब बेव ने एन के लापता होने की रिपोर्ट की थी। तब तक वह और डॉन पूरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन अपने बाकी बच्चों की खातिर उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू में रखने की पूरी कोशिश की। बेव ने जासूसों को सबसे पहले यह बताया कि जागने के बाद उन्होंने क्या देखा था। उसने यह भी बताया कि वह और डॉन रात में आंगन में अजीब आवाजें सुनते थे और उस रात से पहले कुछ पड़ोसियों ने दावा किया था कि उन्होंने एक झांकने वाले आदमी को अपने बेडरूम की खिड़कियों से उन्हें देखते हुए देखा था। अपनी शुरुआती तलाशी के दौरान जासूसों को लिविंग रूम के कारपेट पर घास की कतरनें मिली और खुले हुए खिड़की के नीचे ईंट पर एक लाल धागा लटकता हुआ मिला। हालांकि वहां संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे, जैसे खून, टूटा हुआ कांच या उलटा हुआ फर्नीचर, और सभी को यह अजीब लगा कि एन के अपहरण के दौरान उसने चीख क्यों नहीं मारी। फिर उन्होंने 3 साल की मैरी से पूछा कि क्या उसे कुछ पता है। छोटी होने के कारण वह कुछ बता नहीं सकी। जल्द ही सैकड़ों खोजकर्ता इमारतें छानने लगे। इसी बीच कर्मचारियों और गोताखोरों ने जलाशयों की तलाश शुरू की। वहीं डॉन और उनके भाई ने पास के यूनिवर्सिटी निर्माण स्थलों की तलाशी ली। इन सभी खोजों के बावजूद उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, बेव और डॉन ने पॉलीग्राफ टेस्ट देने के लिए सहमति जताई। कुछ सूत्रों के अनुसार संचालकों ने धोखाधड़ी का दावा किया, पर बाद में निर्दोष पाए जाने पर दोनों को दोष मुक्त कर दिया गया। वे पूरी तरह से सच बोल रहे थे। कुछ समय बाद टकोमा न्यूज ट्रिब्यून के शुरुआती संस्करण में एन की गुमशुदगी के बारे में एक छोटा सा लेख छपा, और फिर जब देर रात का संस्करण आया तो उसमें एन की मुस्कुराती हुई तस्वीर के साथ एक अधिक विस्तृत लेख शामिल था। इसके बाद जांचकर्ताओं को हर दिन दर्जनों खबरों के सुराग और टिप्स मिलने लगे, लेकिन दुख की बात है कि उनमें से ज्यादातर बेकार साबित हुए। सीमित सबूतों के बावजूद जांच जारी रहने के दौरान कई संदिग्धों पर नजर डाली गई। शुरुआत में एक संदिग्ध व्यक्ति परिवार का 15 वर्षीय पड़ोसी रॉबर्ट था। यह स्पष्ट नहीं है कि एन और रॉबर्ट दोस्त थे या प्रेमी प्रेमिका, लेकिन कुछ पड़ोस के बच्चों का दावा था कि वे एक दूसरे को अक्सर लवर बॉय और माय गर्ल जैसे प्यार भरे नामों से बुलाते थे। हालांकि रॉबर्ट को भी अंततः पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए निर्दोष घोषित कर दिया गया। अब रिकॉर्ड के लिए बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट कुख्यात रूप से अविश्वसनीय माने जाते हैं, लेकिन उस समय इसे ठोस सबूत के रूप में देखा गया था। दुर्भाग्यवश इसके कुछ साल बाद तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 1965 में ओक्लाहोमा जेल के एक कैदी ने परिवार को पत्र लिखकर दावा किया कि उसने और उसके दोस्त ने 1961 में वॉशिंगटन के एक खेत पर एन की हत्या कर दी थी। परिवार ने वह पत्र पुलिस को दिया और पूछताछ के बाद वह एन की कब्र दिखाने को राजी हो गया। 1967 में उसे ओरेगन लाया गया, लेकिन तब तक बाढ़ से वहां का दृश्य बदल चुका था। नतीजतन कब्र कभी नहीं मिली और यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वह सच कह रहा था या नहीं। एक और निराशा के बाद जांचकर्ताओं ने अपना ध्यान अमेरिका के सबसे कुख्यात और सबसे अधिक अपराध करने वाले सीरियल अपराधी और उन सब में से टेड बंडी की ओर लगाया। सामान्य परिस्थितियों में यह पूरी तरह से असंभव लगता, लेकिन कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं हैं जो उसे इस मामले से जोड़ती हैं। 1961 की गर्मियों में 14 साल का टेड बंडी नॉर्थ टकोमा में परिवार के साथ रहता था। तब तक वह ताक झांक और छोटी चोरियां करने लगा था, लेकिन उसकी पहली पुष्ट हत्या 1974 तक नहीं हुई थी। हालांकि माना जाता है कि उसने पहले ही शुरुआत कर दी थी। अंततः फ्लोरिडा में सजा के दौरान डेथ रो पर पत्रकारों, मनोचिकित्सकों और पुलिस अधिकारियों ने उसका साक्षात्कार लिया। 1980 और 1981 के बीच कई बार उसने दावा किया कि उसने टकोमा की एक लड़की का अपहरण और हत्या की थी जो एक बाग के पास रहती थी। इन साक्षात्कारों पर आधारित एक किताब है जिसका नाम है द ओनली लिविंग विटनेस। जब बेव ने यह किताब पढ़ी तो उन्होंने तुरंत टेड को एक पत्र लिखा और उससे अनुरोध किया कि वह एन की गुमशुदगी में अपनी संलिप्तता के बारे में सच बता दे, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। और इसके तुरंत बाद उन्हें एक जवाब मिला। टेड बंडी ने पत्र के लिए धन्यवाद दिया पर कहा कि वह अफवाहों से गुमराह हुई हैं। उसके अनुसार एन के लापता होने वक्त वह एक सामान्य किशोर था और उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन सीरियल अपराधी अक्सर झूठे होते हैं। वे घटनाओं को इस तरह बदलते हैं कि सच झूठ का पता लगाना कठिन हो जाता है। तो केवल यही बात कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि वर्षों बाद रोनाल्ड होम्स से बातचीत में उसने फिर दावा किया कि उसका पहला शिकार एन जैसी लड़की थी जिसे उसने टैकोमा में दशकों पहले अगवा कर मार डाला था। दुर्भाग्यवश फिर भी यह जानना असंभव है कि यह सच है या नहीं।
अंत तक बेव और डॉन को उम्मीद थी कि उसकी अंतरात्मा उसे मजबूर करेगी और वह एन के अपहरण और हत्या को स्वीकार कर लेगा। उसने कभी नहीं किया। कुल मिलाकर टैकोमा पुलिस ने हजारों लोगों से पूछताछ की, 100 से अधिक पॉलीग्राफ टेस्ट किए और अनगिनत सुरागों और जानकारियों का पीछा किया। आधिकारिक रूप से जासूसों ने इस मामले पर 5 साल से अधिक समय तक काम किया, लेकिन उनके पास न तो कोई गवाह था, न कोई ठोस सबूत, न कोई विश्वसनीय फिरौती की मांग, न कोई मकसद और न ही कोई शव। रिटायरमेंट के बाद मुख्य जासूस ने इस मामले को सुलझाने के लिए 2.5 दशक और लगाए। हालांकि डॉन बूर का निधन 2003 में हो गया और उनके बाद बेव का 2008 में। आज भी यह मामला टैकोमा पुलिस विभाग के पास खुला हुआ है। डेव बॉक्स का जन्म 1944 में स्टेटन आइलैंड में हुआ था और वे बचपन में ओहायो चले गए थे, जहां उन्होंने अपने लिए एक साधारण लेकिन स्थिर जीवन बनाया। उन्होंने 1966 में अपनी हाई स्कूल की प्रेमिका से शादी की और इस जोड़े के 3 बच्चे हुए, लेकिन 1969 में उनका तलाक हो गया। हालांकि शादी खत्म हो गई थी, लेकिन रिश्ता पूरी तरह से नहीं टूटा, क्योंकि डेव अपनी पूर्व पत्नी के करीब रहे और अपने बच्चों की जिंदगी में गहराई से जुड़े रहे। जो लोग उन्हें जानते थे वे बताते हैं कि वह काफी शांत स्वभाव के थे और ऐसे इंसान थे जो खुद से कभी झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन अगर कोई परेशानी होती तो उसे नजरअंदाज भी नहीं करते थे। आखिरकार डेव को 1981 में पास के फर्नाल्ड ओहायो में फीड मटेरियल्स प्रोडक्शन सेंटर में पाइप फिटर के रूप में नौकरी मिल गई। 1984 तक 29 की उम्र में वह ग्रेवयार्ड शिफ्ट में थे, जो आधी रात से सुबह 8:30 तक चलती थी। इस शेड्यूल में उनकी रातें फैक्ट्री में घूमते और उपकरणों का निरीक्षण करते बीतती थीं। ये काम आकर्षक नहीं पर भरोसेमंद था, जिससे वह वो देख पाते जो प्रबंधन छिपाना चाहता था। स्थानीय लोग इसे द प्लांट कहते और इसे बस एक आम औद्योगिक फैक्ट्री मानते थे। हालांकि सच्चाई यह थी कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गुप्त सुविधाओं में से एक थी। कागजों पर भले ही इसे नेशनल लेड ऑफ ओहायो नामक एक ठेकेदार द्वारा संचालित किया जाता था, लेकिन असल में यह प्लांट ऊर्जा विभाग का था। लगभग 4 दशकों तक यह अमेरिका की उन कुछ सुविधाओं में से एक था जहां देश के हथियार कार्यक्रम के लिए यूरेनियम को परिष्कृत किया जाता था और शीत युद्ध की हथियारों की दौड़ में योगदान दिया जाता था। इस वजह से कर्मचारियों को अपने काम के बारे में किसी से, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी बात न करने के लिए कहा गया था और प्रबंधन ने जोखिमों को कम करके बताया। उन्होंने कहा कि विकिरण का स्तर इतना कम है कि उसका जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। कहा गया कि चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, इसीलिए कर्मचारियों को अपने काम में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया और अधिकांश ने ऐसा ही किया। रविवार 18 जून 1984 की रात डेव ने अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का पालन किया। रात 11 बजे वह अपने राइड शेयर साथी और दोस्त हैरी से एक स्थानीय रेस्तरां की पार्किंग में मिला। रात 11:25 बजे तक दोनों सुविधा स्थल पर पहुंच चुके थे और कुछ ही पलों बाद वे अपने सामान को स्टाफ लॉकर रूम में रखकर अपनी यूनिफॉर्म पहन चुके थे। आधी रात को डेव मेंटेनेंस रूम में चेक इन किया और अपने आदेश प्राप्त किए। उसे प्लांट नंबर 8 में एक पंप की जांच करनी थी, जो कुछ समय से टीम के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। इसके बाद उसने अपना टूल बॉक्स खोला और पैडलॉक को अपनी चाबियों के साथ एक तरफ फेंक दिया, जिससे वे साफ दिखाई दे रहे थे जब वह रात की ड्यूटी के लिए तैयारी कर रहा था। करीब 4 बजे सुबह एक अन्य कर्मचारी ने डेव को उसके सुपरवाइजर चार्ली के साथ एक ट्रक में बैठे हुए देखा। कर्मचारी को यह अजीब लगा कि दोनों आदमी ट्रक की खिड़कियां बंद करके गंभीर बातचीत कर रहे थे, जबकि रात बहुत गर्म थी। कुछ समय बाद डेव और हैरी ने साथ में लंच ब्रेक के लिए क्लॉक आउट किया और फिर 4 बजे वापस क्लॉक इन किया। 4:46 बजे सुबह फिर से अलग अलग दिशाओं में जाने से पहले। यह आखिरी बार था जब हैरी ने अपने दोस्त को देखा था। अगली बार डेव को एक और कर्मचारी ने देखा जो उसे ग्राउंड्स पर चलते हुए देख रहा था। वह प्लांट 8 की ओर नहीं जा रहा था जहां उसे होना चाहिए था, बल्कि प्लांट 4 की ओर जा रहा था। थोड़ी देर बाद चार्ली ने वहां फिर से उससे मुलाकात की और दोनों को लगभग 10 मिनट तक बात करते हुए देखा गया। इसके बाद वे भी अपनी अपनी राह चल दिए और बस वही आखिरी मुलाकात थी। सुबह के करीब हैरी को महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसे कई घंटों से डेव दिखाई नहीं दिया था, जो कि असामान्य था। अलग अलग क्षेत्रों में तैनात होने पर भी वे आमतौर पर एक दूसरे से मिल ही जाते थे। सुबह 7 बजे प्लांट 4 की सेफ्टी मीटिंग में भी डेव नहीं आया। यह बात इतनी अजीब थी कि हैरी को बेचैनी होने लगी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, सोचते हुए कि शायद डेव ओवरटाइम में व्यस्त है। फिर जब हैरी मेंटेनेंस बिल्डिंग की ओर लौटा तो उसकी चिंता और बढ़ गई। डेव का टूल बॉक्स अब भी खुला पड़ा था। ताला और चाबी ठीक वहीं रखे थे जहां उसने अपनी शिफ्ट की शुरुआत में छोड़े थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी चीजें बिल्कुल भी नहीं हिली थीं। हालांकि घबराने की कोशिश न करते हुए हैरी ने अपनी शिफ्ट पूरी की और अपने दिन के काम में लग गया। जाने से पहले उसने एक सुरक्षा गार्ड से कहा कि उसे एक अपॉइंटमेंट के लिए जाना है और वह रुक नहीं सकता, लेकिन उसने गार्ड से यह भी कहा कि डेव को बता दे कि वह बाद में वापस आएगा। अपॉइंटमेंट के बाद हैरी वादे के मुताबिक प्लांट वापस लौटा, लेकिन हैरी के जाने के दौरान किसी ने भी डेव को कहीं नहीं देखा था।
फिर हैरी ने सुरक्षा गार्ड के पास डेव के लिए एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था उद्धरण। डेव 10:45 तक इंतजार किया। आखिरकार घर चला गया। माफ करना। जब यह सब हो रहा था, प्लांट के किसी और हिस्से में कुछ अजीब घटित हो रहा था। उस सुबह करीब 7:30 बजे प्लांट में एक फर्नेस ऑपरेटर ने अपने सुपरवाइजर से शिकायत की कि उसके ओवन में जो केसिंग्स हैं वे चिपचिपे अवशेष से ढकी हुई हैं और वहाँ एक अजीब सी गंध आ रही है जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। हालांकि सुपरवाइजर ने उसकी चिंता को नजरअंदाज कर दिया और उसे वापस काम पर लौटने को कहा और फर्नेस लगातार गरजता रहा। उस रात 11 बजे जब हैरी उस रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां वह और डेव आमतौर पर कारपूल के लिए मिलते थे, डेव की कार पहले से ही वहां खड़ी थी। शुरुआत में ये एक राहत की बात थी। डेव का जल्दी आ जाना और रेस्टोरेंट में कुछ खाना या अपने लंच के लिए कुछ लेना आम बात थी, तो हैरी ने सोचा कि वह अंदर ही होगा। आज ड्राइव करने की बारी भी डेव की थी, इसलिए हैरी डेव की कार के पास गया और फेंडर के सहारे टिककर उसका इंतजार करने लगा। लेकिन तुरंत ही उसने महसूस किया कि कार एकदम ठंडी थी और बोनट भी। स्पष्ट था कि कार कई घंटों से चलाई नहीं गई थी। इस बिंदु पर हैरी की चिंता अब सचमुच डर में बदल गई। वह प्लांट गया और वहां पहुंचते ही सुरक्षा विभाग को डेव के लापता होने की सूचना दी। सुरक्षा टीम ने तुरंत डेव को ढूंढना शुरू कर दिया और सबसे पहले जो काम उन्होंने किया वह था डेव की लॉकर को खोलना। अंदर डेव के वे कपड़े थे जो उसने पिछली रात पहने थे, वैसे के वैसे रखे हुए। फिर पूरे प्लांट की अच्छी तरह से तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और जब डेव का कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो आखिरकार कंपनी अधिकारियों ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस प्लांट में पहुंची तो उन्हें ज्यादा खोजबीन नहीं करनी पड़ी कि कुछ परेशान करने वाली बात सामने आ गई। प्लांट 6 के रिकॉर्ड्स से पता चला कि जिस सुबह डेव गायब हुआ, सुबह 5:15 बजे भट्टी का तापमान जो आमतौर पर 1350 डिग्री पर स्थिर रहता था, अचानक 28 डिग्री गिर गया था। वह भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। यह गिरावट इतनी छोटी थी कि तापमान जल्दी ही सामान्य हो गया, लेकिन इतनी बड़ी थी कि यह संकेत देती थी कि भट्टी के अंदर कुछ बाहरी चीज डाली गई थी। एक इंजीनियर ने बाद में यह भी बताया कि भट्टी की घड़ियां लगभग 10 मिनट तेज चलती थीं, जिसका मतलब जब तापमान में गिरावट वास्तव में सुबह 5 बजे के करीब हुई थी। यह ठीक उसी समय के आसपास हुआ था जब डेव को आखिरी बार देखा गया था। इसका संकेत स्पष्ट रूप से डरावना था। क्या डेव ही अचानक तापमान गिरने का कारण था? और शुरुआत में यह मानना बहुत ही भयावह लग रहा था, लेकिन 3 दिन बाद जब भट्टी को बंद कर ठंडा होने दिया गया तो जांचकर्ताओं ने अंदर जमी हुई राख को छानना शुरू किया। जो कुछ उन्होंने बाहर निकाला उसने किसी भी शेष संदेह को मिटा दिया। वहां चश्मे के फ्रेम का एक टुकड़ा, बूट का स्टील टो, नेम टैग का एक एलिगेटर क्लिप और डेव के वॉकी टॉकी के टुकड़े मिले। उसकी चाबियां भी भट्टी में मिली जो मुड़ी तुड़ी और जली हुई थीं। इनमें से 3 चाबियां उन ताले में लगती थीं जिनका पता डेव से जुड़ा था, और चौथी चाबी जो शायद उसके घर की थी, इतनी ज्यादा मुड़ी और बिगड़ गई थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि मलबे में हड्डियों के ऐसे टुकड़े मिले जो भट्टी की गर्मी से इतने ज्यादा जल चुके थे कि राख की तरह बिखर गए। एक और खोज खास तौर पर अजीब थी। स्टेनलेस स्टील की एक तार जिसे 3 आपस में जुड़े हुए गोलों के रूप में मोड़ा गया था। कोई भी यह नहीं समझ सका कि वह क्या था या वह बाकी चीजों के साथ भट्टी में कैसे पहुंच गया। लेकिन चाहे जो भी हो, शेरिफ विभाग ने वही निष्कर्ष निकाला जिसका सबसे ज्यादा डर था। डेव मर चुका था और ऐसा लगता था कि उसे एक ऐसी मशीन ने निगल लिया था जिसे धातु को पिघलाने के लिए बनाया गया था। इस खोज के बाद जांच शुरू हुई, लेकिन लगभग तुरंत ही विवरण मेल नहीं खा रहे थे। हैरी को साफ साफ याद था कि डेव की चाबियां उसके टूल बॉक्स पर काफी देर तक पड़ी थीं, उस समय के बाद भी जब भट्टी का तापमान गिरना दर्ज किया गया था। जब वह सुबह 5 बजे के बाद काम से निकला, जो कि वही समय है जब माना जाता है कि डेव गायब हुआ था, तब भी वे चाबियां वहीं थीं। जब वह उस रात वापस आया तब तक वे गायब हो चुकी थीं। तो किसी तरह उस समय और जब जांचकर्ताओं ने भट्टी की छानबीन की, उसके बीच में वे चाबियां डेव के साथ अंदर पहुंच गई थीं। तो जैसे ही अवशेषों को भट्टी से निकाला गया, आधिकारिक सवाल यह बन गया कि डेव की मौत कैसे हुई। जांचकर्ताओं ने तुरंत यह विचार सामने रखा कि डेव ने खुद ही सब कुछ खत्म करने का फैसला किया था। कागजों पर इस पर विश्वास करने के कुछ कारण थे। डेव के चिकित्सा इतिहास ने जांचकर्ताओं को कुछ पकड़ने के लिए दिया। कई साल पहले उसका इलाज सिजोफ्रेनिया के लिए हुआ था और अपनी तलाक की प्रक्रिया के दौरान वह शराब की लत से जूझ रहा था, और एक बार पहले भी उसने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की थी। चार्ली ने पुलिस को यह भी बताया कि उस रात डेव उदास दिख रहा था। यह सब अधिकारियों के लिए यह कहानी गढ़ने के लिए काफी था कि शायद डेविड भट्टी की सीढ़ी पर चढ़ा और उसमें कूद गया। लेकिन लगभग हर वह व्यक्ति जो वास्तव में डेव को जानता था, उसने इसका विरोध किया। डेव की बेटी ने यह बताया कि उसके पिता ने भविष्य के लिए ठोस योजनाएं बनाई थी, हफ्ते भर के लिए पर्याप्त सिगरेट खरीदी थी और यहाँ तक कि महीने भर के बिल भी चुका दिए थे। डेव के मनोचिकित्सक ने कहा कि अपनी स्थिति के बावजूद डेव ऐसे नहीं थे। अंत में हैरी, जिसने उस रात समय डेव के साथ बिताया था, उसने कहा कि डेव का व्यवहार सामान्य था और वह संकट में नहीं लगे।
मुख्य बात यह थी कि इस सिद्धांत की प्रक्रिया मेल नहीं खाती थी। भट्टी का एक्सेस स्लॉट बहुत छोटा था, सिर्फ 9 इंच बाई 22 इंच, जो एक वयस्क आदमी के खुद को उसमें से जबरदस्ती निकालने के लिए मुश्किल से ही काफी था। भट्टी की ऊपरी सतह भी 4 फीट ऊंची थी, यानी डेव को सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता, खुद को संकरे स्लॉट से निकालना पड़ता और किसी तरह पूरी तरह अंदर फिसलना पड़ता, वो भी ऐसी हालत में जब वहां असहनीय गर्मी थी। बाद में परामर्श किए गए डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने बताया कि बिना किसी मदद के ऐसे छोटे से छेद से किसी का अंदर घुस पाना लगभग असंभव था, और जितना अधिक उन्होंने इस बारे में सोचा, ये उतना ही कम समझ में आया। इससे एक और कहीं अधिक डरावनी संभावना बची थी, और वह यह थी कि किसी और ने यह किया था। एक प्लांट कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि उसे विश्वास था कि डेव अपने आप भट्टी में नहीं पहुंच सकता था। वह पूरी तरह से मानता था कि डेव को पहले ही मरा हुआ या बेहोश हालत में नीचे डाला गया था। एक खोजी पत्रकार जो वर्षों से प्लांट की खबरें कवर कर रहा था भी इसी नतीजे पर पहुंचा। उसका मानना था कि डेव को या तो गोली मारी गई थी या बेहोश किया गया था। उसके बाद उसकी लाश को भट्टी में डाला गया और इस पूरे मामले को छुपाने की साजिश ऊपर तक गई थी, और डेव के परिवार ने इस सिद्धांत को और भी ज्यादा गंभीरता से लिया। उन्हें संदेह था कि डेव के टुकड़े कर भट्टी में डाले गए, जिससे तापमान गिरा। उन्हें शक था कि रेडियोधर्मी उत्सर्जन का पर्दाफाश करने के कारण उसे निशाना बनाया गया। डेव नियमों का पक्का था और उसने चार्ली से एक कर्मचारी के सोने की शिकायत भी की थी। उसकी यह जिद्दी प्रवृत्ति, उसके परिवार का मानना था, उसे उन लोगों के लिए खतरा बना देती थी जिनके पास छुपाने के लिए राज थे। जैसा कि पहले बताया गया था, प्रबंधन ने फैक्ट्री के खतरों को कम करके आंका, और जैसा कि बाद में सामने आया, 1984 की शरद ऋतु में डेव की मौत के कुछ ही महीनों बाद एक फैक्ट्री दुर्घटना में भारी मात्रा में रेडियोधर्मी धुआं वातावरण में फैल गया, जिससे पहली बार जनता का ध्यान इस ओर गया कि प्लांट में वास्तव में क्या हो रहा था। बाद की जांच में यह सामने आया कि प्लांट दशकों से अपने ही पिछवाड़े में जहर फैला रहा था और अधिकारियों को इसके बारे में कथित तौर पर पता था। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि डेव को वहां क्या हो रहा था इसका पता चल गया था और वह इसे उजागर करने के लिए तैयार था। हालांकि पुलिस ने इसे हत्या मानने से इनकार कर दिया। संघर्ष के कोई सबूत न होने, कोई संदिग्ध न होने और डेव के मानसिक स्वास्थ्य के पुराने इतिहास के कारण वे इसी सिद्धांत पर टिके रहे कि डेव ने खुद ही यह किया था। एक जासूस ने तो यहां तक सुझाव दिया कि अगर कोई और डेव को भट्टी में धकेलने की कोशिश करता तो भट्टियों को जितना गर्म रखा जाता था उसमें वे खुद भी जल जाते। हालांकि जैसा कि आप सोच सकते हैं, यह निष्कर्ष उन लोगों को संतुष्ट नहीं कर सका जो डेव को सबसे अच्छी तरह जानते थे। डेव की मौत के बाद के महीनों में जांच ठंडी पड़ गई और पुलिस ने कभी भी आरोप आगे नहीं बढ़ाए। सितंबर 1984 में डेव के गायब होने के 3 महीने बाद परिवार ने उसे मृत घोषित करने का प्रयास किया ताकि संपत्ति संभाल सकें। तब तक पुलिस जांच बंद कर चुकी थी। फिर भी कोरोनर कार्यालय ने अवशेषों के अभाव में डेथ सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर दिया। लगभग 2 साल और लग गए, जब तक कि मार्च 1986 में एक प्रोबेट कोर्ट ने आखिरकार उसे कानूनी रूप से मृत घोषित नहीं कर दिया। इसके अलावा परिवार के पास न तो कोई शव था जिसे वे यादगार बना सकें या ठीक से दफना सकें। डेव के कुछ हिस्से जरूर मिले थे, लेकिन जो कुछ बचा था उसे सुरक्षित रूप से जमीन में नहीं दफनाया जा सकता था। भट्टी ने न केवल उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा नष्ट कर दिया था, बल्कि उसे जहरीला भी बना दिया था। अवशेष इतने रेडियोधर्मी कणों से दूषित थे कि उन्हें खतरनाक कचरा माना गया। तो कब्रिस्तान में दफनाने के बजाय डेव की हड्डियों को एक प्रदूषक ड्रम में पैक किया गया और नेवादा भेज दिया गया, जहां उन्हें देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम के रेडियोधर्मी कचरे के साथ रखा गया। 5 साल बाद 1989 में जब रेडियोधर्मी रिसाव को लेकर छुपाए गए घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो उस संयंत्र को बंद कर दिया गया। आज भी बहुत से लोगों के लिए डेव के साथ वास्तव में क्या हुआ यह पूरी तरह रहस्य ही बना हुआ है।